ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइलें दागी है, जिसके हमले में अमेरिकी सेना ने भी उसका पलटवार करते हुए यानी कि तेहरान के जो रडार साइट्स हैं उस पर मिसाइलें दागी हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होने वाला है, जिस हिसाब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको लेकर सारी खबरें और लड़ाइयाँ चल रही हैं, ईरान ने आखिर क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइलें दागी हैं और उसके बदले में अमेरिका ने तेहरान के रडार साइट्स पर मिसाइलें दागी हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इतना तरीके का, यानी कि एक तरीके का देखा जाए तो कभी मिसाइलें दागी जा रही हैं, कभी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। तो ये तमाम जो अटकलें खबरें सामने आ रही हैं, इनमें सच्चाई कितनी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका झुटलाता रहता है ईरान के बयानों को। आज हम अपने इस खास शो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वो रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। जान लेते हैं इशिका और भावना से आखिर क्यों ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइलें दागी। बिल्कुल तान्या, ईरान जो है वो लगातार इस बात को कह रहा था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ज़्यादा वो दखलंदाजी मत कीजिए। अमेरिका को साफ उसने कहा कि आप ज़्यादा दखलंदाजी मत कीजिए, जो है चलने दीजिए, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। ईरान ये भी कह रहा है कि ये जो हम पैसा लेने की बात कर रहे हैं कि हम सारे जहाज़ों से पैसा लेंगे, ये कोई टोल टैक्स नहीं है। ये आप ये समझ लीजिए कि हम पैसा लेकर रख रखाव करने की जो है कोशिश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कर रहे हैं। और इस बात से दुनिया अनजान नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है वो पूरा अधिकार, पूरा कब्जा जो है ईरान ने कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इस वक्त वो गले की हड्डी बन चुका है, जो अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। यहाँ से दुनिया का कई प्रतिशत बैरल तेल जो है वो गुजरता है और ये सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट मार्ग है, यानी जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने कब्जा किया है, वहां से जो मिडिल ईस्ट के देश है वो अपना तेल जो है वो बाकी देशों में सप्लाई करते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर एक चीज जो है वो सामने आई है कि अमेरिका जो है वो ईरान को ये कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप अपनी सेना को नहीं हटाते हैं, चीजें नहीं करते हैं, तो फिर जो आपके प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उन पर हमला कर दिया जाएगा। तो अब ईरान बदले में ये कह रहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट्स पर हमला किया गया तो फिर मिडिल ईस्ट के बाकी देश इसकी चपेट में आएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है जब ईरान इस तरीके की धमकी दे रहा है। इससे पहले भी ईरान कर चुका है। यूएई के जो बेसिस है उन पर ईरान ने हमला किया। कतर में जो यूएस के बेसिस है वहां पर भी ईरान ने हमला किया। तो ईरान साफ कह रहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया तो फिर मिडिल ईस्ट के सारे देश जो है वो इसकी चपेट में आएंगे और खाड़ी में हम वो तबाही मचाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ईरान जो है ना वो झुकने के मूड में इस वक्त तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ईरान साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि या तो मान जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल इशिका, देखिए आपने कहा कि ईरान अब झुकने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं उसका डर जो है अब डोनाल्ड ट्रंप को भी सताने लगा है। जिस तरीके से वो डर इसलिए सताने लगा है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये बोला था, एक डील करी थी जर्मनी के साथ कि उसे मिसाइलें देंगे, टॉमहॉक मिसाइलें दी जाएंगी। सबसे घातक मिसाइलों में से एक है वो यूएस की। लेकिन इस समय जो है ट्रंप ने उस डर से कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है या कुछ बड़ा कर सकता है, तो इस डर से कहीं ना कहीं अब वो जर्मनी को ट्रंप ने मना कर दिया कि हम टॉमहॉक या फिर किसी भी तरीके की मिसाइलें अभी नहीं दे सकते हैं। और जो हमारा जो मिसाइलों का जखीरा है या हथियारों का जखीरा है वो हमारा को कहीं और इन्वॉल्व करना है, वो बिजी है। और ना ही हम अपनी जो है यूएस सिक्योरिटी को आपकी हेल्प के लिए भेज सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जर्मनी के लिए जो खतरा है वो रूस का डर सता रहा है जर्मनी को कि कहीं ना कहीं उसके नक्शे पर वो ना आ जाए। बिल्कुल भावना, लेकिन इशिका यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि ईरान अपने आप को काफी पावरफुल समझता है अमेरिका की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप की इनसिक्योरिटी कह सकते हैं हम लोग, जब चाइना से पुतिन मिलने गए थे यानी कि शी जिनपिंग से, तो काफी कुछ बौखलाहट नजर आई थी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में। अब वहीं पर ईरान रशिया को अपने 12 फाइटर जेट्स यानी कि सेकंड फाइटर जेट्स दे रहा है। उसके पीछे की वजह क्या है और इन सब तमाम अटकलों और खबरों के बीच में अमेरिका का रशिया पर क्या कुछ रुख रहेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक अमेरिका रशिया के फेवर में रहा है। देखिए, अमेरिका रशिया के फेवर में तो नहीं रहा है, देखा जाए तो वो सिर्फ स्वार्थ के फेवर में रहा है। जहां स्वार्थ अपना काम निकल गया वहां पर हम तुम्हें जानते नहीं, यानी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाली नीति अमेरिका से शुरू से फॉलो करता आया है। दूसरी बात, ईरान और रशिया की बात करें तो रशिया को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि रशिया ईरान को बैकएंड से सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। लगातार रशिया भी और चाइना भी पर्दे के पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि शायद आज ईरान की आर्मी जो है वो अमेरिका के सामने टिकी हुई है। क्योंकि जब
आप पर इतने ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जब किसी देश पर इतने ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, इतने प्रतिबंध उस देश पर लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो जवाबी हमले कर रहे हैं और उसके नेता ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, हम तो अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। तो ये कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है, ये कोई हल्के में नहीं कहा जा रहा है। ईरान जो ये चेतावनियां दे रहा है, ईरान तमाम तरीके की चीजें कर रहा है, ये इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको नहीं पता है कि उसके पास नहीं, बल्कि वो जानता है कि पीछे से दो बड़ी ताकतें उसके सपोर्ट में है, चाइना और रशिया। और चाइना और रशिया दो मेजर सुपर पावर्स जो हैं, ये हमेशा से अमेरिका की आंखों में खटकती आई है, क्योंकि अमेरिका, अगर हम इतिहास से भी देखें तो अमेरिका हमेशा अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहता है, अपने आप को ऊपर रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी जो शक्ति है वो उससे आगे बढ़े, वो नहीं चाहता कि कोई देश जो है उससे आगे बढ़े। इसलिए रशिया और चाइना लगातार अमेरिका की नज़रों में खटकते आए हैं और यही हाल जो है वो क्यूबा को लेकर भी, भावना, मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, देखिए रशिया चाइना का तो कहीं ना कहीं डर है ही। मेरे को लगता है ट्रम्प को अब ना शिकार डर लगने लगा है कि अब देखिए जिस तरीके से वो ईरान से अब डरने लगा है और अपना हथियारों का जखीरा जो है उसने मना कर दिया है जर्मनी को देने के लिए, तो कहीं ना कहीं अब ट्रम्प को रशिया का भी डर है और कहीं ना कहीं जिनपिंग का भी डर है कि अगर वो ईरान को उन्होंने सपोर्ट कर दिया और 3 देश एक साथ आ गए, यानी कि ये त्रिकोण बन गया। त्रिकोण कैसा कि चाइना, रशिया और ईरान का अगर ये त्रिकोण बन गया तो कहीं ना कहीं एक वो बेहद बड़ा जो है वो खतरा बन सकता है अमेरिका के लिए। अमेरिका अपने आप को कितनी भी सुपर पावर क्यों ना समझे, लेकिन अब 3 देश एक साथ सुपर पावर के ऊपर हमला करेंगे तो वो देश भी नहीं टिक पाएगा। और बात रही है हॉर्मुज की, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प को कहीं ना कहीं उस चीज की कदर ही नहीं है, अपनी आम जनता की कदर ही नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी जनता को भी वो खाक में झुलसा रहे हैं, आग में, उसी आग में झुलसा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे उनकी जनता को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल भावना, लेकिन यहाँ पर नाटो और यूएस के जो समीकरण है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहा है, यानी कि ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं रशिया अपनी मनमानी कर पाएगा। लेकिन वहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोप से बदला लेंगे? देखिए बदला तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपनी जो है दुश्मनी निकाल दी है नेटो को सपोर्ट ना करके हाल ही में, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ईरान वाले मुद्दे पर नेटो ने उसका साथ नहीं दिया तो वो भी नेटो का साथ नहीं देगा। और वो कहीं ना कहीं वो दुश्मनी ही एक कह सकते हैं कि वो अपनी ग्रजस निकाल रहा है, अपनी एक खुंदस कह सकते हैं शिका इसको, कि वो निकाल रहा है और वो मिसाइलों का जखीरा जो है जर्मनी को नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं जर्मनी के लिए कह लें या नेटो के लिए कह लें तो वो एक दबदबा तो है ही कि क्या पता अगर यूरोप पे अब धीरे धीरे पुतिन अपना कब्जा जमाने लगे तो कहीं ना कहीं वो डर तो है ही। और इसी वजह से जो है अब जर्मनी खौफ में है और वो और देशों से हेल्प की गुहार लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा भावना कि नेटो को लेकर लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान युद्ध के दौरान बयान आते रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को लेकर जो है बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि नेटो भी जो है वो आए और आकर इस युद्ध में अमेरिका का साथ दे। लेकिन क्योंकि रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि जर्मनी के जो चांसलर थे उन्होंने साफ कहा था कि आपने हमसे पूछकर ये युद्ध शुरू नहीं किया था, जो आप हमें इसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका अपनी टॉमहॉक मिसाइलें जर्मनी में तैनात नहीं कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो यही है कि शायद अमेरिका जो चिढ़ उसको है कि नेटो ने ईरान में साथ नहीं दिया तो हम यूरोप में साथ नहीं देंगे जर्मनी का। तो यही जो बात है ये यहाँ पर सबसे ज्यादा लागू होती है। दूसरी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिका ये बखूबी जानता है कि अगर टॉमहॉक जैसी खतरनाक मिसाइलें जर्मनी की धरती पर बड़ी मात्रा में तैनात कर दी गई, क्योंकि अमेरिका का जो जखीरा है वो अब खुद भी खाली होता नजर आ रहा है, तो अगर टॉमहॉक जैसी मिसाइलें जो है जर्मनी की धरती पर तैनात कर दी गई तो रूस मिनट भी नहीं लगाएगा उसको तबाह करने में। रूस ट्रिगर हो जाएगा कि अच्छा जर्मनी में मिसाइलें हो रही है तो अब जो है मैं इसको तबाह करके रहूंगा। और अगर वो तबाह होती हैं तो यूएस के बेसिस जो वहां पर इतने अरबों डॉलर का पानी की तरह पैसा जो अमेरिका ने बहाया है वो वहां पर खत्म हो जाएगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो अमेरिका के लिए भी यहाँ पर खड़ी होगी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूरोप के लिए भी होगी। और अगर नेटो की बात करूं तो नेटो का मतलब ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एक देश पर हमला बाकी देशों पर हमला माना जाता है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता ही यही है कि एक देश पर हमला, नेटो के एक देश पर हमला यानी बाकी सभी देशों पर हमला। और नेटो के देशों की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल हो, वो सब अमेरिका के पास है। यानी अमेरिका जो है वो रीढ़ है नेटो की, और अगर वो रीढ़
ही हट जाएगी, कहते ना कि अगर रीढ़ की हड्डी हट जाएगी तो इंसान क्या करेगा, तो वही नेटो का हाल है। अमेरिका आसानी से हटेगा नहीं क्योंकि उसके संबंध अच्छे हैं। आप यूके देख लीजिए, आप जर्मनी देख लीजिए, आप इटली देख लीजिए, तो इनके संबंध जो है अमेरिका के साथ वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो कल को अगर इन पर बात आती है तो अमेरिका पूरी तरीके से पीछे तो नहीं हट सकता क्योंकि उसने बकायदा वो चीजें साइन की हुई है। लेकिन वो अमेरिका है, उस स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन काफी ज्यादा जरूरी है। मेरा भी यही मानना था। इशिका ने, जैसे कि मेरी सहयोगी ने कहा कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है अपना स्वार्थ देखता है, उसके लिए नेटो कोई मायने नहीं रखता या फिर कोई भी ब्रिक्स मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ मायने रखता है तो अपना स्वार्थ, अपना अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन ये कैसा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है इशिका कि उसमें वो अपने ही अमेरिका की जो है भलाई नहीं देख रहे हैं और अपने जो देश को है आग में झुलसा रहे हैं। बिल्कुल भावना, लेकिन भावना और ऋषिका यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं यानी कि जितने भी लीडर्स हैं इनकी भी दोहरी नीति नजर आ रही है, सामने में आ रही है। कभी पुतिन ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं उनको फाइटर जेट्स देकर, कभी वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो जेलेंस्की ने ऑफर, मतलब अगर देखा जाए तो ओपन जो लेटर लिख के दिया है उसमें पुतिन ने ये भी कहा है कि उसमें कई शब्द ऐसे थे जो चुभने वाले थे। आखिर वो शब्द कौन से थे और क्यों पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की, ये चीजें समझ नहीं आ रही। देखिए, पुतिन भी यहाँ पर दोहरी राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन जो है, रशिया जो है वो यूक्रेन के युद्ध में अब से नहीं उलझा है। वो 4 साल हो गए उसमें युद्ध लड़ते लड़ते। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ये कहा गया कि जो रूस है वो 23 दिनों में, मात्र 23 दिनों में इस युद्ध को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। लेकिन अब आलम देखिए, 4 साल हो चुके हैं, लगातार जो है यूरोप के देश पीछे से आकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। सामने से कोई नहीं आ रहा है, पीछे से सब हथियार दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें पुतिन की, तो पुतिन ईरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। पुतिन ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को दबाने के लिए, सेम टाइम पे अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के युद्ध से अपने आप को बाहर निकाल सके। क्योंकि जब तक पुतिन को ये था कि शायद यूरोप के देश आकर उनकी हेल्प नहीं करेंगे, यूक्रेन की हेल्प नहीं करेंगे और वो पूरी तरीके से उस चीज को खत्म कर देंगे, तब तक पुतिन को बिल्कुल वो थी, उनको एक पीस था कि हाँ ठीक है 23 दिनों में मैं इस युद्ध को खत्म कर दूंगा। लेकिन अब जब यूरोप पीछे से आकर सारी चीजें कर रहा है और यूरोप ये चाह रहा है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के मुद्दे में उलझा रहे और बाकी देशों पे ध्यान ना दे पाए, तब यहाँ पर पुतिन को काफी चीजें जो है वो खटक रही हैं। बात करें अगर जेलेंस्की द्वारा दी गई चिट्ठी की, तो रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि जेलेंस्की ने उस चिट्ठी में इतनी ज्यादा चीजें लिखी है जिससे पुतिन भड़क गए हैं। आमतौर पर देखा जाए तो जब जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में कुछ चिट्ठियां लिखी जाती हैं या कुछ बात कही जाती है तो शब्दों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सोच समझकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप किसी को इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर आप किसी देश के राष्ट्रपति को कोई भी खत भेज रहे हैं या फिर कोई नोटिस भेज रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर बेकार की भाषा का प्रयोग करें। लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि जेलेंस्की के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई थी वो बेकार की भाषा जो है उसमें इस्तेमाल की गई थी। और ये ठीक उस समय बात आई जब पुतिन ने अभी कुछ ही समय पहले कहा था कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो मॉस्को आकर बात करे। बिल्कुल इशिका, लेकिन पुतिन ने ये भी कहा है कि हम आमने सामने बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, उससे कोई उनको ऐतराज नहीं है। लेकिन उस मिलने का कोई ना कोई प्रॉफिट होना चाहिए, या तो युद्ध रुकना चाहिए। क्योंकि अगर हम मिल रहे, लाइक जैसे हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी मीटिंगें की हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं पुतिन का कहना है अगर हम लोग मिल रहे हैं तो कोई ना कोई समाधान जरूर निकलना चाहिए, अदरवाइज उस मीटिंग का कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल तान्या, और जो पुतिन है वो अभी से ये बात नहीं कह रहे हैं। पुतिन बहुत टाइम से, पिछले साल से ये बात कह रहे हैं कि अगर कुछ भी तकलीफ है, आप हल करना चाहते हैं तो आप मॉस्को आ जाइए, मॉस्को के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और यही पुतिन ने अभी कुछ ही समय पहले भी कहा था कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, यूक्रेन को दिक्कत है, तो जेलेंस्की आए, मॉस्को आए, सामने बैठकर बात करें। लेकिन जेलेंस्की ने क्या किया है, अब उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। यानी जो बची कुची उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद युद्ध जो है अब खत्म हो जाएगा, वो भी जेलेंस्की ने मिट्टी में मिला दिए। क्यों? क्योंकि इतने शब्दों का इस्तेमाल जेलेंस्की के द्वारा किया गया है, पुतिन की उम्र को लेकर हो, पुतिन के शासनकाल को लेकर हो, या फिर पुतिन की आर्मी को लेकर हो, जो रशिया जो अर्थव्यवस्था जो नीचे डगमगाती जा रही, क्योंकि यूरोप की तरफ से काफी प्रतिबंध लगाए गए हैं। जेलेंस्की ने ये तक लिखा है, रिपोर्ट्स कह रही है कि जेलेंस्की ने तो ये तक लिख दिया कि आप तो नॉर्थ कोरिया और चीन के भरोसे कब तक अपनी सत्ता को आगे बढ़ा लोगे। बहुत सारी चीजें जेलेंस्की की तरफ से लिखी गई है।
लेकिन जेलेंस्की भी ये सोचने वाली बात है कि जेलेंस्की जो एक पुतिन से हमेशा से कम पावर रखते हैं और वो इतना ज्यादा जोर से और इतने ज्यादा जोरों शोरों से ऐसे हार्श वर्ड जो है पुतिन के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे जेलेंस्की के जितने भी बयान हैं और जितने भी हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, कहीं ना कहीं उसके पीछे ट्रंप का हाथ है। क्योंकि ट्रंप अगर एक सुपर पावर अगर किसी देश को सपोर्ट कर रही है और खासकर युद्ध के मुहाने पर जो देश खड़े हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध को लगभग 4 साल हो गए हैं और इसके अंदर अगर अभी तक ट्रंप का सपोर्ट जो है जेलेंस्की को यूक्रेन को मिलता आया है और इसके दम पर अब 4 साल बाद भी, इतने नुकसान होने के बाद भी अगर वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध के पीछे जो है ट्रंप का हाथ हो सकता है और ऐसे बयानों के पीछे भी ट्रंप की कहीं ना कहीं सपोर्ट है। ये ट्रंप की बात भी नहीं है भावना, अगर देखा जाए तो, क्योंकि पुतिन भी ये चीज साफ कह रहे हैं कि हमने तो मिलने बुलाया था, लेकिन आप जो इतनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इससे हमें ये लग रहा है कि जेलेंस्की मिलना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर उन्हें सच में मिलने में इंटरेस्ट होता, सच में बातचीत में इंटरेस्ट होता, तो वो कभी इस तरीके की भाषा का प्रयोग ही नहीं करते कि आप पुतिन की उम्र को लेकर लिख रहे हैं, और वो भी एक ऐसे नेता की उम्र के बारे में आप लिख रहे हैं जो एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं। क्योंकि पुतिन को कहा जाता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है पुतिन काफी। लेकिन मैं इशिका वही बात कह रही हूँ कि अगर वो एक पुतिन भी कोई, रशिया भी कोई कम देश नहीं है, कम बड़ा देश नहीं है जिसके पास हथियारों का जिक्र है, जिसके पास खुद की न्यूक्लियर है, लेकिन अगर उस देश के बारे में अगर कोई ऐसा कमेंट करा जा रहा है, खासकर ऐसी बात में जब पुतिन खुद से कह रहे हैं कि ठीक है हम समझौते की मेज पर बैठे हैं, और उसी दौरान अगर जेलेंस्की इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की को भी पीछे एक सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का कहीं ना कहीं। और जेलेंस्की यही नहीं रुकते हैं, रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि जेलेंस्की यहीं पे नहीं रुके, उम्र के बारे में बोल दिया, अर्थव्यवस्था के बारे में बोल दिया, रशिया की आर्मी के बारे में बोल दिया, उनके शासनकाल के बारे में बोल दिया। जेलेंस्की तो इतिहास तक पहुंच गए। रिपोर्ट्स कह रही है कि जेलेंस्की ने कहा है कि इतिहास पुतिन को याद रखेगा कि कैसे बिना फालतू में उन्होंने युद्ध शुरू किया और तमाम सारी चीजें की। लेकिन इशिका, यहाँ पर सवाल ये भी है, जिस युद्ध को लगभग 4 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब सडन यानी कि पुतिन को कैसे याद आ रहा है मतलब कि इस युद्ध पर मतलब कि रोक लगाई जाए। जब इतनी मीटिंगें हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बात एक अलग है कि खुद का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की इतनी कोशिश की है, कभी जेलेंस्की से मिले हैं, कभी पुतिन से मिले हैं। तो मेरे को तो नहीं नजर आ रहा है कि पुतिन इतना ईजिली इस युद्ध पर यही विराम लगा देंगे। कहीं ना कहीं उनकी डिमांडें भी होंगी डोनाल्ड ट्रंप की तरह, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी डिमांडें रख रहे हैं और ईरान उनसे हामी नहीं भर रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब इतना इजीली हो जाएगा? इतना इजी नहीं होता है तान्या। जब 4 साल से कोई युद्ध चल रहा है तो वो इतनी आसानी से कैसे रुक जाएगा? क्योंकि ना तो रशिया मानने को तैयार है, ना यूक्रेन मानने को तैयार है। ये पहली बार नहीं है जब बातचीत हो रही है। पिछले साल 14 सूत्रों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको ये जो यूक्रेन है, इनके जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, उन्होंने साफ कहा कि ये तो रशिया के हक में है, हमारे हक में कुछ नहीं है। फिर उसी प्रस्ताव को तोड़ मड़ोड़ कर 4 जो है पॉइंटर्स का बनाया गया, जिसपे ना तो फिर रशिया जो है वो खुश था उससे, और ना ही फिर उससे यूक्रेन खुश आया। तो यानी यहाँ पर जो 2 चीजें हैं, जो मेन चीज अटक रही है, वो है डोनबास, नेटो और क्रीमिया। हालांकि क्रीमिया पर रशिया का कब्जा है फिलहाल तो, लेकिन यहाँ पर जो मेजर चीजें हैं वो यही अटक रही है। और ना तो यूक्रेन सुनने को तैयार है और ना ही रशिया सुनने को तैयार है। अब यूक्रेन का क्या है? यूक्रेन समझ चुका है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। यूरोप उसकी मदद कर रहा है, उसको हथियार पहुंचा रहा है। अमेरिका से लगातार यूरोप की मीटिंग जो है वो हो रही है रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर, लेकिन यूक्रेन समझ चुका है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। लेकिन बात करेगा रूस की, जो अपने आप में बहुत बड़ी सुपर पावर है। रूस इस वक्त आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा है, माफ कीजिएगा, प्रतिबंधों को झेल रहा है, क्योंकि यूरोप की तरफ से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो है वो लगातार सैंक्शंस जो है रशिया पर लगा दिए गए, जिसके बाद रशिया जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया पे डिपेंडेंट है, चीन पर डिपेंडेंट है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कब तक ये 2 देश जो है वो रशिया को पालते पोसते रहेंगे। गलत नहीं होगा ये शब्द यहाँ पर कहना, क्योंकि रशिया इन 2 देशों पर डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं भारत से भी जो है वो डील हो रही है, लेकिन मेजरली चाइना और नॉर्थ कोरिया पे जो है वो ट्रेड डील कर रहा है। तो यूक्रेन को ये बात बखूबी पता है और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को भी ये बात बखूबी पता है। और अब हाल की अगर हमलों की बात करें तो यूक्रेन कीव में घुस चुका है। कीव के कई इलाकों, मॉस्को के कई इलाकों पर जो है यूक्रेन ने हमले किए। कीव तो खैर यूक्रेन की राजधानी है, मॉस्को की बात यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि मॉस्को में कई जो है अंदरूनी इलाकों तक यूक्रेन घुस चुका है और हमले कर दिए। इससे ये साबित होता है कि अब रशिया जो है वो भी बुरी तरीके से फंस गया है। कहा तो रशिया 2022 में ये कह रहा था कि 23 दिनों में पूरा
युद्ध खत्म कर देंगे और कहाँ जो रशिया अब सैंक्शंस को झेल रहा है और जो युद्ध है वो चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति के लिए उसकी जनता पहले होती है। ये भी जनता के लिए किया जा रहा है, देश की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब जनता भूखी मरने लगेगी, सारी चीजें होंगी, तो मुझे लगता है कि पुतिन जो है इसी को लेकर यहाँ पर ये चीजें सोच रहे हैं। बिल्कुल इशिका, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने बोला कि किसी भी राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के लिए वहाँ की जनता, उनकी आवाम की जनता ज़्यादा जरूरी होती है। लेकिन अगर अभी हाल ही के जो ये युद्ध चल रहे हैं उन मुद्दों पर नजर डाली जाए तो जस्ट अपोजिट चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आम लोगों, आम जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर उनको चीजें नजर आ रही हैं सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना है, चाहे जो जनता मरती हो मरे। लेकिन भावना और इशिका, यहाँ पर चीजें मतलब नजर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई लेना देना नहीं है वहाँ की जनता पर कुछ भी, मतलब की चीजें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ईरान में भी ये चीजें नजर आ रही हैं। ईरान में जो इतनी मिसाइलें दागी जा रही हैं, क्या आम लोगों की जिंदगी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है? लीडर्स को कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब चीजें कहीं ना कहीं ये नजर आ रही हैं। इशिका एंड तान्या, देखिए फर्क तो जनता को ही पड़ रहा है। मैं यही बात बोल रही थी कि गद्दी पर बैठे, राज गद्दी पर बैठ के यहाँ से ईरान के सुप्रीम लीडर जो है कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, शर्तें नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो घमंडी ट्रंप में, और यही वर्ड अब मेरे को जो है वो सही सटीक बैठता है कि घमंडी ट्रंप जो है अपनी गद्दी पर बैठकर, सुपर पावर की गद्दी पर सजे धजे ताज पहने, उनको यही दिख रहा है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा वो हो जाएगा, मैं डील बोल दूंगा डील हो जाएगी, मैं हमला बोल दूंगा, जंग बोल दूंगा। लेकिन इस जंग के बीच, इस समझौते के बीच या फिर इस पूरे तनाव के बीच नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आम जनता का हो रहा है। अगर बात करी, मेरी सहयोगी इशिका ने ये बोला कि रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो 4 साल से नहीं थमा है, अब बात जो है अमेरिका ईरान की युद्ध पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों का युद्ध नहीं थमा है, और इसके पीछे की वजह जो है कहीं ना कहीं मुझे ट्रंप नजर आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप जिस युद्ध में आता है कहीं ना कहीं वो दोबारा भड़क जाता है और वो निपटने का नाम नहीं लेता। क्योंकि यूक्रेन के साथ जब युद्ध छिड़ा, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध छिड़ा, तो ट्रंप ने यही बोल दिया था कि बस कुछ दिनों की बात है, मैं युद्ध सुलझा दूंगा और ये युद्ध जो है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अब बात 4 साल बाद भी हालात वही हैं, और कहीं ना कहीं अब जो है एज इट इज जैसी सपोर्ट मिल रही थी यूक्रेन को, वही सपोर्ट दे रहे हैं अमेरिका। तो बिल्कुल भावना, लेकिन इशिका यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच में जो समझौता होने वाला है उसके पेच अटक कहाँ रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका समझौता करना चाहता है, कहीं ना कहीं ईरान भी चाहता है, लेकिन अब ईरान पीछे हटता नजर आ रहा है। अब वहीं पर मुस्तफा खामनेई के जो उनके सलाहकार हैं, उनका स्टेटमेंट सामने आया और कहीं ना कहीं क्यास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सीधी डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। आखिर वो क्या स्टेटमेंट है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्यों ये समझौता नहीं हो पा रहा है? देखिए कहीं ना ये वही वाली बात आ जाती है कि ट्रंप सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, और वो जिस तरीके की शर्तें रख रहे हैं, जिस तरीके की उन्होंने शर्तें रखी शिका, उन्होंने 3 शर्तें, अगर मैं आपको मेन शर्तें बताऊं तो ये प्रस्ताव रखे गए कि सबसे पहले जो है ईरान जो है न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, दूसरी बात जो उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसको ठप कर देगा, मतलब एक भी साइट्स नहीं चलेगी, और तीसरा सबसे बड़ा वो हॉर्मूज का मुद्दा है। कहीं ना कहीं अब वो चाह रहे हैं कि ईरान इस पर टोल टैक्स वगैरह कुछ ना ले, और इसी 3 जो मुद्दे हैं, इन 3 पे जो है पे चढ़ा है, और इन सब में जो मुझे मेन मुद्दा लग रहा है वो कहीं ना कहीं परमाणु और हॉर्मूज का ही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 2 पेज हैं जो अड़ रहे हैं इस युद्ध के समझौते में, मेरे को तो यही लगता है शिका, क्योंकि जिस तरीके से और ईरान की तरफ से बोला जा रहा है कि आप हॉर्मूज पर टोल लगाएंगे, हम ये करेंगे, आपकी शर्तें नहीं मानेंगे, तो ईरान की शर्तें ये हैं कि आप जो है हमें इस नुकसान का मुआवजा दे दीजिए, और हम हॉर्मूज पे जो है टोल लगाएंगे, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी होगी, उससे जो है हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारी देश की जनता को फ़ायदा मिलेगा। जिस तरीके से अमेरिका अपनी जनता के लिए, ट्रंप अपनी जनता के लिए फ़ायदा देख रहे हैं, उस तरीके से ईरान भी अपनी जनता का फ़ायदा देख रहा है। लेकिन ट्रंप इसके अंदर ये चाहते हैं कि ईरान घुटनों पर आ जाए और वो माफी मांग ले, जिस तरीके से वो सुपर पावर अपने आप को समझते हैं, और वो ये कहते हैं कि माफी मांग ले और ट्रंप जो है घुटनों पे आ जाए। लेकिन ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो घुटनों पर आने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है। अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि आप हमें यकीन दिलाइए कि आप हमारी शर्तें मानेंगे और हमारी बात को सुनेंगे, हमें मुआवजा देंगे, हमारा हमला जो है आप हमले नहीं करेंगे, आप इस चीज पर रुकेंगे, तब जाकर हम कहीं ना कहीं समझौता
समझौते की मेज पर आएंगे। जी तान्या। बिल्कुल भावना, लेकिन इशिका यहाँ पर सवाल ये भी है, जैसे भी हाल ही में भावना ने बोला कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते कि ईरान अपने घुटनों पर टिक जाए, लेकिन सिचुएशन देखे तो सिचुएशन जस्ट अपोजिट नजर आ रही है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं अगर समझौते की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ये फोर्स कर रहे हैं कि वो समझौता करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर टिका दिया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को। अरे डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे क्या कि घुटनों पर टिक गए हैं? लगता है आपको डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे? देखा जाए तो कहीं ना कहीं टिका तो दिया है, लेकिन अब वो है कि सुपर पावर एक्सेप्ट करे ना करे वो उसके ऊपर है, क्योंकि उनका घमंड ही इस समय 7वें आसमान में है। क्योंकि उनके कहने पर उन्होंने तो अभी तक 7 से 8 जो है युद्ध रुकवा दिए हैं, लेकिन पता नहीं कौन से, मेरे को लगता है कि सपनों में युद्ध रुकवा दिए होंगे, क्योंकि ट्रंप सोते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानता कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन से 8 युद्ध रुकवाए हैं। और रही बात घुटनों पे लाने की, तो डोनाल्ड ट्रंप दूध के धुले नहीं है, अमेरिका दूध का धुला नहीं है। ईरान की बात करें, ईरान भी दूध का धुला नहीं है। दोनों एक दूसरे पर अपनी शर्त थोपने पे लगे हुए हैं। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वो घुटनों पर नहीं टिका है, वो ईरान के आगे गिड़गिड़ा नहीं रहा है, बल्कि ईरान आके जो है वो गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन दुनिया देख रही है कि किस तरीके से अमेरिका जो है ईरान के मुद्दे को सुलझाना चाहता है, क्योंकि अब अमेरिका जो है वो थक चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि ईरान जो है वो हार मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि ईरान, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए भावना, मुझे लगता है कि भावना के पास एक दिलचस्प पॉइंट होगा बताने के लिए, लेकिन मैं अपनी बात यहाँ पर पूरा करना चाहूंगी कि ईरान को पता है कि अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो बचा कुचा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो धड़कन है, वो दिल बन चुका है जो डोनाल्ड ट्रंप जो है जिससे परेशान हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो आखिर करे क्या। तो इसीलिए ये जो दोनों देश हैं ये आपस में बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शर्तें दोनों देश चाहते हैं कि मान ले वो उसकी शर्त मान ले, वो उसकी शर्त मान ले। और चलिए सारी चीजों को साइड रख देते हैं, सब चीजें जो है वो हो जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा ही न्यूक्लियर का है, और ये अब से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। न्यूक्लियर को लेकर यहाँ पर पेच फंस रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर को अपने देश से निकाल दो। ईरान अब कह रहा है कि नहीं, अब न्यूक्लियर को नहीं निकालेंगे, अब न्यूक्लियर रहेगा तो ईरान में रहेगा, नहीं तो आप देख लीजिए अपना आपको क्या करना है। देखिए शिका, आपने बोला कि अमेरिका जो है, ट्रंप जो है वो थक चुके हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ट्रंप सिर्फ ईरान वाले युद्ध से थक चुके हैं, अभी भी उनका मन थका नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक बयान, एक स्टेटमेंट ऐसी दे दिया, उन्होंने ये बोला कि ईरान से निपट जाऊं, उसके बाद क्यूबा पे आऊंगा। लेकिन मतलब कितने ही युद्ध देखिए ना। लाइमलाइट, हाँ लाइमलाइट ठीक है, लेकिन आप ट्रंप की गति देखिए कि मतलब अगर कोई देश शांति से जी रहा है तो उसे जीने भी नहीं देते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इसके बाद मैं बैठा हूँ सुपर पावर, मैं क्यूबा पर आऊंगा और क्यूबा की कहीं ना कहीं वो बिजनेस, व्यापार बढ़ाएंगे, वहाँ का बिजनेस बढ़ाएंगे। अपने बड़े बड़े अमेरिका के व्यापारियों को जो है क्यूबा में व्यापार करने का डोनाल्ड ट्रंप पता है क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कर रहे हैं, हर देश का हाथ ऐसे पकड़ रहे हैं, और ये हाथ पकड़ना दोस्ती वाला हाथ पकड़ना नहीं है, ये है हाथ मरोड़ देना। यानी हर देश को वो मरोड़ रहे हैं जाकर, वो चाह रहे हैं कि इस पर भी मेरा कब्जा हो जाए, उस पर भी मेरा कब्जा हो जाए। ये क्यूबा है, मैं अमेरिका हूं, तो क्यूबा पर कब्जा करने की डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, ताकि उधर से आके रूस जो है वो इस पर जो है वो ना मार दे। यानी अगर हम क्यूबा की बात करें तो रूस वो नहीं चाहते, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि जो क्यूबा है उस पर रशिया या चाइना का इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि बहुत पास है क्यूबा अमेरिका से, और हमला करना बहुत ज्यादा आसान इन दोनों सुपर पावर्स के लिए हो जाएगा। भावना, तो मैं वही कह रही हूँ कि इससे पहले कि रशिया वहां पर नजर डाले, इससे पहले ट्रंप ने जो है क्यूबा पर नजर डाल दी है। तो अगर आप कह रही हैं कि इशिका कि ये ट्रंप जो है थक चुके हैं, तो ट्रंप कभी नहीं थकते हैं। ट्रंप का बोलने से कभी भी वॉर बहुत पसंद है। हाँ, ट्रंप को वॉर बहुत पसंद है। बिल्कुल भावना, इशिका यहाँ पर एक सवाल है, थोड़ा अटपटा हो सकता है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो सबके जहन में जो जुड़े होते हैं वो अटपटे ही होते हैं। लेकिन सबके जहन में ये सवाल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अपनी तरफ कर रहे हैं, रशिया को अपनी तरफ कर रहे हैं, कभी चाइना को अपनी तरफ कर रहे हैं, कभी भारत को अपनी तरफ कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान को अपनी तरफ कर रहे हैं। एक मिनट, अगर वो सारे देश मिलकर अमेरिका के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में हो जाए तो फिर क्या होगा? आप मुझे ये बताइए, तानिया इधर आइए, आप जा नहीं सकती, आपने मेरे से सवाल पूछा। आप ये बताइए कि रशिया किसी का सगा हुआ है? ऑब्वियस सी बात है ना, रशिया हुआ है। ये तो वो वाली बात हो गई कि जब अपना काम निकले तो अपना काम निकालो, फिर बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली सिचुएशन हो गई। और अभी हाल ही में देखा जाए तो वही चल रहा है, कभी पुतिन ईरान की साइड हो रहे हैं, कभी अमेरिका की साइड हो रहे हैं, वही सिचुएशन नजर आ रही है। ईरान को कभी अपने फाइटर जेट दे रहे हैं, और अभी तो
डोनाल्ड ट्रम्प के गुणगान गा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के गुणगान गा रहे हैं। कहना तो यही है कि हर देश जो है वो अपना स्वार्थ देख रहा है और वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब वो भले से अमेरिका हो, भले से ईरान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान भी अपना स्वार्थ ही देख रहा है। ये बात कहनी गलत नहीं होगी। अगर वो हॉर्मुज पे टोल लगा रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि उस टैक्स से उसकी इकोनॉमी सुधरेगी, उसे पैसा मिलेगा। तो ऐसे ही रशिया भी अपना स्वार्थ देख रहा है, अमेरिका भी अपना स्वार्थ देख रहा है और ईरान भी अपना स्वार्थ ही देख रहा है। लेकिन भावना, इशिका से भी हमने जस्ट एक सवाल किया था कि अगर बाकी के देश मिलकर अमेरिका के अगेंस्ट में हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि अगर अभी नजर डाले, अमेरिका सोच रहा है कि चाइना भी मेरी तरफ हो जाए, भारत भी मेरी तरफ हो जाए, रशिया भी मेरी तरफ हो जाए। अगर वो सारे देश मिलकर अमेरिका के अगेंस्ट में हो गए तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे? कहावत सुन लेते हैं फिर जवाब दूंगी। मुझे कि ट्रम्प अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। ये कहावत या फिर कूद रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प हर देश से दुश्मनी पाल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और बात रही तान्या की कि दुश्मनी, तो हाँ बिल्कुल दुश्मनी पलेगी और इससे कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की जो आहट है वो तेज हो जाती है। जिस तरीके से ट्रम्प अपने आप को सुपर पावर समझ रहे हैं। और एक रिपोर्ट की मैं आपको बात बताती हूँ। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ट्रम्प के पसीने छूट चुके हैं अब ईरान के हथियारों से, क्योंकि ईरान के जो हथियार है वो कहीं ना कहीं रिवाइव किए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के जो हथियार है वो रिवाइव नहीं हो पा रहे। इस तरीके से ट्रम्प के एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अमेरिका के हथियारों के जखीरे को लेकर उसका जखीरा जो है वो कम पड़ रहा है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं अब ट्रम्प परेशान है और इसीलिए उन्होंने जर्मनी को भी हथियार नहीं दिए हैं। अब तान्या के सवाल का जवाब दे देती हूँ, क्योंकि तान्या फिर से मुझसे सेम सवाल पूछेगी और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी तान्या के जवाब, ये जो सवाल तान्या ने पूछा इसके जवाब का इंतजार होगा। तो देखिए, अमेरिका भले ही कितनी कोशिश कर ले कि चाइना मेरी साइड आ जाए, रशिया मेरी साइड आ जाए, अमेरिका खुद भी ये चीज जानता है कि ये देश उसकी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि राइवलरी जो रही है, जो कोल्ड वॉर रहा है, वो इन्हीं 2 देशों में रहा है सबसे ज्यादा, इन 3 देशों में सबसे ज्यादा रहा। और सबसे ज्यादा रहा है रशिया और अमेरिका में, सोवियत और अमेरिका में सबसे ज्यादा रहा है। 1991 के बाद रशिया बना और रशिया और अमेरिका में अब राइवलरीज चल रही है, पहले भी चल रही थी। तो बात यहाँ पर अभी भी जो है, ये सारे देश अमेरिका के अगेंस्ट ही है। हाँ, वो अलग बात है कि खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन पर्दे के पीछे से ये तीनों देश एक ही है। और बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आने वाले कल में अगर अमेरिका ने परमाणु की पहल की, हालांकि अमेरिका जो है वो सोच समझकर चीजें चलता है, ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं होगा। अमेरिका सोच समझकर चलता है, सुपर पावर है, ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर कल को अमेरिका ने परमाणु की पहल की तो फिर शायद रशिया और चाइना को ये छूट मिल जाएगी, स्पेशली रशिया को, कि वो यूक्रेन पर परमाणु दाग सके। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस तरीके के कोई कदम उठाएगा। बिल्कुल इशिका, जैसा कि आप सभी ने देखा, तमाम ऐसे सवाल थे लोगों के जहन में अमेरिका ईरान वॉर को लेकर, जिनके सवाल लगता है लगभग मिल चुके होंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखना ये होगा कि जिस हिसाब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिसाइलें दागी हैं, उसके बाद अमेरिका ने तेहरान में जो मिसाइलें दागी हैं, उसके बाद क्या कुछ होगा। और अभी हाल ही में यानी कि पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर, उन्होंने काफ़ी उनकी तारीफें की हैं, गुणगान गाए हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। तो अब देखना होगा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। और जिस हिसाब से ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी हैं और तेहरान पर भी दागी गई हैं, तो उसके बाद बाकी के देशों का क्या कुछ रुख रहता है और दोनों देश आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए हमारा एक खास शो वॉर रूम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।